ओके हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मॉड्यूल, जैसे कि जो है पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियक एरिथमिया। हमको हमारी पिछली वीडियो से पता चल गया कि कार्डियक एरिथमिया होने के दो रीज़न्स है। फर्स्ट रीज़न है अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन और दूसरा रीज़न है अबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। तो हम पहले देखते हैं अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। ये तो हमको पता है। नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन के लिए हमको चाहिए साइनस रिदम और 60 to 100 बीट्स पर मिनट से इम्पल्स जनरेट होना। लेकिन क्या होता है कार्डियक एरिथमिया में साइनस रिदम नहीं होती, मतलब SA नोड इम्पल्स जनरेट नहीं करता। और सेकंड रीज़न क्या है, अगर SA नोड ही इम्पल्स जनरेट करता है तो वो इम्पल्स जनरेशन का जो रेट है 60 बीट्स पर मिनट से कम होगा या तो फिर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है। ये नॉर्मली हमने डिस्कस किया है हमारी पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी मतलब थोड़े से कुछ ऐसे सेल्स है, जैसे कि आपको पता है SA नोड की एबिलिटी क्या है, ये खुद में इम्पल्स जनरेट कर सकती है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। तो SA नोड हैज़ गॉट ऑटोमेटिसिटी। लेकिन ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या है? ऑटोमेटिसिटी मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ सेल्स डैट कैन अंडरगो डीपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्स, कुछ सेल की एबिलिटी है, क्या है उनकी एबिलिटी? टू अंडरगो डीपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब ये कुछ ऐसे सेल्स है जो अपने आप ही इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं और उनको इस इम्पल्स जनरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं सेल्स विद ऑटोमेटिसिटी। तो इस वजह से हम लोग कार्डियक सेल को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है सेल्स विद ऑटोमेटिसिटी एंड सेकेंड टाइप है सेल्स विदाउट ऑटोमेटिसिटी, या इसे और भी कह सकते हैं सेल्स विद पेसमेकर एक्टिविटी एंड सेल्स विदाउट पेसमेकर एक्टिविटी। अब एग्जांपल्स क्या है सेल्स विद ऑटोमेटिसिटी के? SA नोड, AV नोड एंड परकंजे सेल्स। ठीक है, तो ये जो तीन सेल्स है ये इसके अंदर एबिलिटी है इम्पल्स जनरेट करने की। लेकिन एग्जाम्पल्स क्या है सेल्स विदाउट ऑटोमेटिसिटी? ये है सेल्स ऑफ एट्रियम एंड सेल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। सो जो एट्रियल सेल्स है और जो वेंट्रिकुलर सेल्स है इसके अंदर एबिलिटी क्या है, ये सिर्फ इम्पल्स को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि खुद में इम्पल्स जनरेट करे। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं सेल्स विदाउट ऑटोमेटिसिटी। तो सेल्स विद ऑटोमेटिसिटी और सेल्स विद पेसमेकर एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्स है SA नोड, AV नोड और परकंजे सेल्स, इनके अंदर एबिलिटी है कि ये खुद से इम्पल्स को जनरेट करे। अभी क्या रीज़न है कि ये सेल्स खुद में ही इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिसिटी, इसका क्या रीज़न है? तो ये हम देखते हैं। जैसे कि ये समझे कि यह है एक्शन पोटेंशियल SA नोड के लिए, ये है एक्शन पोटेंशियल एट्रियल सेल्स के लिए, ये है एक्शन पोटेंशियल AV नोड के लिए, ये है एक्शन पोटेंशियल परकंजे सेल्स के लिए और लास्टली ये है एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर सेल्स के लिए। अब देखिए SA नोड की एक्शन पोटेंशियल को समझो, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ये है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब इसे कंपेयर करिए एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्रियल, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ये है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लगेगा? अब SA नोड में क्या होता है, इसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये रेस्टिंग नहीं, लेकिन ये अप्रोच होती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। लेकिन जो एट्रियल सेल है इसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल, ये रेस्टिंग ही है, जब इसको हम स्टिमुलेट करते हैं उसके बाद वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जाती है। लेकिन जो SA नोड है इसको हमको कुछ स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ बढ़ती है। सिमिलरली आप AV नोड का भी कंपेयर कीजिए, यहाँ पर भी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्ट नहीं करती रहती है, ये अप्रोच होती रहती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। सिमिलरली परकंजे सेल्स में भी सेम है, लेकिन वेंट्रिकुलर सेल्स में देखिए जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो फ्लैट सीधी है, स्लीपिंग लाइन जो देख सकते हैं ना आप वेंट्रिकुलर सेल्स में, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फ्लैट सीधी है। लेकिन जो परकंजे सेल्स की जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो ऑब्लिक है, मतलब ये ऊपर की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसलिए इन सेल्स जो SA नोडल सेल्स, AV नोडल सेल्स और परकंजे सेल्स है, इसे हम कहते हैं सेल्स विद ऑटोमेटिसिटी, क्योंकि इसे किसी स्टिमुलेट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अप्रोच होता है। अब हम ये और अच्छे से जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। समझे, ये है SA नोडल सेल, साइनो एट्रियल सेल है ये, और इस साइनो एट्रियल सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जस्ट सपोज एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 मिली वोल्ट और इसकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है -40 मिली वोल्ट।
अब ये जो SA नोड साइनोएट्रियल नोड है, इसके अंदर कुछ लीकी चैनल्स है। लीकी चैनल्स मतलब हमेशा इसके अंदर इस चैनल्स के थ्रू जो इसके आयॉन्स है वो लीक होते रहती है। लीकी चैनल्स जैसे कि सोडियम लीकी चैनल्स और कैल्शियम लीकी चैनल्स। तो हमेशा ये सोडियम और कैल्शियम लीक होते रहते हैं। कहाँ पे लीक होते हैं? इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल SA नोडल सेल के अंदर लीक होते रहते हैं। वैसे इसके अंदर एक पोटेशियम लीकी चैनल भी है जिसके थ्रू पोटेशियम आयन बाहर निकलता है। ठीक है, तो सोडियम और कैल्शियम अंदर जाते हैं और पोटेशियम आयन बाहर निकलता है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम और कैल्शियम के इनफ्लक्स का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोडियम और कैल्शियम अंदर जाता है और बहुत कम पोटेशियम आयन बाहर निकलता है। इसका मतलब केट आयन की इनफ्लक्स ज़्यादा है और केट आयन की आउटफ्लक्स ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर जा रही है और बहुत कम पॉजिटिविटी बाहर निकल रही है। अब जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर जा रही है तो इसका जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रोच करने जाता है पॉजिटिव साइड को। मतलब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर जाता है, इसलिए जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है -60 से अपने आप -40 मिलीवोल्ट को अप्रोच करती है। जब -40 मिलीवोल्ट को अप्रोच करती है तो -40 मिलीवोल्ट क्या है, ये है हमारी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अटेंड करती है तो इस वजह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स। कैल्शियम आयन क्या है, ये भी एक कैट आयन है, ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। इसका मतलब इस मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है फिर अप्रोच करेगी पॉजिटिविटी को। मतलब -40 से ये जाएगा -30, -20, -10, -0, इवन +10। तो ये जो मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो पहले माइनस थी, अब ये चली गई +10 को। तो इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। बस डीपोलराइजेशन हो जाता है तो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है और इसके बाद ओपन होता है पोटेशियम चैनल, जिसके थ्रू पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स होती है। मतलब पोटेशियम आयन बाहर निकलता है। अब जब पॉजिटिविटी बाहर निकलती है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या होगा, वो चले जाएगा नेगेटिविटी की तरफ। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जब +10 मिलीवोल्ट हो गया था, अब वो वापस चले जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब जैसे ही रीपोलराइजेशन हो जाता है फिर से ये लीकी सोडियम और कैल्शियम चैनल फिर से लीक आउट करने चालू होते हैं। लीक आउट मतलब फिर से ये सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर जाने चालू होते हैं। अंदर जाने की वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से तुरंत ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अप्रोच कर देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जाने के लिए इसे किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लीकी सोडियम और कैल्शियम चैनल के वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में जा रहा है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से जाते ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन अप हो जाता है और एक एक्शन पोटेंशियल बन जाती है। तो ऐसा होता है हमारे साइनोएट्रियल नोड में जो है हमारे सेल विद ऑटोमेटिसिटी। अगर हम इसे कंपेयर करें हमारे एट्रियल सेल से, समझो इसके नेबरहुड में ही एक एट्रियल सेल है। ठीक है, अभी एट्रियल सेल में क्या है, समझिए कि इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिलीवोल्ट और इसकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। SA नोड की तरह भी यहाँ पर है पाए जाते लीकी सोडियम चैनल, लीकी कैल्शियम चैनल एंड लीकी पोटेशियम चैनल। लेकिन ये जो लीकी चैनल से इसकी कैसी एबिलिटी है कि जितने सोडियम और कैल्शियम अंदर जा रहे हैं उतने ही पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे हैं। मतलब जो पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी है वो हमेशा बैलेंस्ड होती है एट्रियल सेल में। लेकिन SA नोडल सेल में क्या हो रहा था, सोडियम और कैल्शियम का इनफ्लक्स ज़्यादा है कंपेयर टू पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं हो रही है एट्रियल सेल में। एट्रियल सेल में जितना सोडियम और कैल्शियम अंदर जा रहा है उतना ही पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा है। समझो कि 10 सोडियम अंदर जा रहे हैं और 10 कैल्शियम अंदर जा रहे हैं तो 20 पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो भी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो नॉर्मल ही रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता, वो रेस्टिंग लेवल में ही होता है। लेकिन अगर हमें इस एट्रियल सेल को अगर हमको एक्टिवेट करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, जो ब्लू बॉक्स आप देख रहे हैं इसे कहते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो जो SA नोड है जब इसकी डीपोलराइजेशन होती रहती है, डीपोलराइजेशन के समय क्या होता है, एक कैल्शियम चैनल जो है वो खुल जाता
जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन अंदर आता है ऐसे नोड के, और गैप जंक्शन के थ्रू ये एट्रियम सेल में भी अंदर आ जाता है। जब कैल्शियम आयन अंदर आता है तो क्या होता है, ये जो एट्रियल सेल की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, जिसके वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मूव ऑन होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। ठीक है, तो यह है इसका स्टिमुलस। इस तरीके से एट्रियल सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन हो जाता है, मतलब ये स्टिमुलेट हो चुके हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आने की वजह से क्या होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल सेंसिटिव सोडियम चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोडियम आयन अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये एट्रियल सेल हो जाते हैं डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज होते ही सबसे पहले क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है वो बंद हो जाता है और खुल जाते हैं कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से पहले एक प्लेटो फॉर्म होता है और थोड़ी देर बाद ये जो कैल्शियम चैनल है ये भी बंद हो जाता है और सिर्फ पोटेशियम चैनल खुला रहता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स होती है और जिस वजह से ये एट्रियल सेल फिर से चला जाता है रिपोलराइज्ड। ठीक है, तो आपने कंपेयर किया SA नोड और AV नोड को। SA नोड को एक्टिवेट करने के लिए हमें कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट्रियल सेल को अगर आप एक्टिवेट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है ये गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन के थ्रू जो कैल्शियम आयन है वो मूव ऑन होते हैं एट्रियल सेल को, और जिसकी वजह से ये जो एट्रियल सेल है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें इन एक्शन पोटेंशियल्स को, जो आपकी लेफ्ट साइड बनी हुई है, SA नोड की एक्शन पोटेंशियल कैसी है, इसकी रेस्टिंग स्टेज कैसी है, ये ट्रिकल करती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के थ्रू। सिमिलरली AV नोड की रेस्टिंग पोटेंशियल भी ऐसी है और इवन परगंजे सेल्स की रेस्टिंग स्टेज भी इसी तरीके की है। तो इसलिए SA नोड, AV नोड और परगंजे सेल्स को कहते हैं सेल्स विद ऑटोमेटिसिटी और सेल्स विद पेसमेकर एक्टिविटी। अब इन तीनों सेलों में है पावर, ऑटोमेटिसिटी, इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी। तो हम एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने SA नोड को ही सेलेक्ट क्यों किया है नॉर्मल पेस मेकर सेल, क्यों SA नोड के थ्रू ही इम्पल्स जनरेट होना चाहिए और फिर वो जाएगा एट्रियल सेल, फिर वो जाएगा AV नोड को, फिर वो जाएगा परगंजे सिस्टम और फिर वेंट्रिकल्स को। क्यों SA नोड, हम AV नोड के थ्रू भी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, परगंजे सेल्स के थ्रू भी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, तो हमने SA नोड को ही क्यों सेलेक्ट किया है इम्पल्स जनरेट करने के लिए। तो इसका आंसर ये है, ऐसे नोड को जनरेट करते हैं। तो अब आप देखिए रेस्टिंग स्टेज इन तीनों सेल्स का, समझो ये है रेस्टिंग स्टेज SA नोड का, ये है रेस्टिंग स्टेज AV नोड का और ये है रेस्टिंग स्टेज पेसमेकर सेल्स का। तो आप देख सकते हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो SA नोड है इसकी जो ऑटोमेटिसिटी है वो बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू AV नोड, और AV नोड की ऑटोमेटिसिटी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू परगंजे सेल्स। मतलब जब SA नोड फायर करता है, जब SA नोड फायर करता है तो फायर करने के बाद इम्पल्स जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रियम में, और एट्रियम से ये जाता है AV नोड। तो AV नोड जब इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करने से पहले ही SA नोड की जो इम्पल्स जनरेट हो चुकी है वो कंडक्ट कर जाती है AV नोड को। ठीक है, तो इसलिए ऐसे नोड को बोलते हैं नॉर्मल पेस मेकर सेल्स, क्योंकि AV नोड जब तक वो इम्पल्स जनरेट करता है उससे पहले ही ऐसे नोड की जो इम्पल्स है वो इसके अंदर कंडक्ट हो जाती है। सिमिलरली जो AV नोड जब इम्पल्स जनरेट करता है, नहीं मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ओवरड्राइव्ड सप्रेशन। ओवरड्राइव सप्रेशन मतलब AV नोड की इम्पल्स जनरेट करने से पहले ही ऐसे नोड की इम्पल्स है जो AV नोड को कंडक्ट कर जाती है। सिमिलरली जो परगंजे सेल्स को क्या है, जो इम्पल्स मिलती है कंडक्टेड फ्रॉम SA नोड, वो इतनी जल्दी मिलती है कि परगंजे सिस्टम की एक्टिवेट होने से पहले ही उसको वो मिल जाती है, वो जो इम्पल्स जो कंडक्ट हो जाती है उसे मिल जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ओवर ड्राइवन सप्रेशन। मतलब SA नोड की इम्पल्स जनरेट होकर इतनी फास्ट कंडक्ट होती है कि AV नोड और परगंजे सिस्टम की इम्पल्स जनरेट होने से पहले ही उसे SA नोड की इम्पल्स जनरेट होती हुई कंडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओवर ड्राइव्ड सप्रेशन। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि अगर आप लाउड स्पीकर में बात करते हैं, कोई चिल्ला चिल्ला के बात करता है, तो इसका मतलब है ऐसे नोड जनरेटेड ऑटोमेटिसिटी। अगर आप ये कंपेयर करें, कोई इंसान अगर माइक में बात करे तो ये है ऑटोमेटिसिटी, दैट इज़ इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम AV नोड। और इसे कंपेयर कीजिए कि अगर आप बात करें बिना किसी माइक या लाउड स्पीकर के, नॉर्मली अगर आप बात करते हैं, तो ये है इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम योर
और परकंजे सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम किसी लाउड स्पीकर में बात करते हैं, बहुत ज़ोर से अगर कोई चिल्ला रहा है और बाजू में कोई इंसान है जो माइक में बात कर रहा है, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू माइक, तो इसे हम बोलते हैं ओवर ड्राइव सप्रेशन। सिमिलरली अगर कोई लाउड स्पीकर में बात करे और तीसरी जो लड़की है वो बिना किसी माइक या बिना किसी डिवाइस से बात कर रही है, तो उसकी आवाज़ तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, तो इसे कहते हैं ओवर ड्राइव सप्रेशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे नोड को यूज़ करते हैं एज अ नॉर्मल पेसमेकर सेल्स, क्योंकि इसकी इम्पल्स की जनरेशन इतनी फास्ट होती है कि ए-बी नोड अपनी इम्पल्स जनरेट करे उससे पहले ही उसको आपकी एस-एन नोड की इम्पल्स मिल जाती है। ठीक है, आप इसे और एक चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खाना बनाने के लिए बैठ गए, लेकिन खाना बना रहे थे और आपके पड़ोसी ने क्या है खाना दे दिया, तो आप खाना बनाना बंद कर दोगे, मतलब ओवर ड्राइव एंड सप्रेशन। आप खाना बनाना ने आपने शुरू ही नहीं किया कि आपके पड़ोसी ने आपको खाना ला के दे दिया। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा ओवर ड्राइव एंड सप्रेशन के बारे में।